हेलो, वेलकम टू हेलिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की हम सीरीज स्टार्ट करें। तो इसमें सबसे पहले आज अपन स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं। सो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। सो 20 क्वेश्चंस का ये स्लाइड है। इसमें 20 क्वेश्चन प्लस उनके बारे में जो और भी डिटेल्स जो है अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है क्वेश्चंस को याद करने का। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑलमोस्ट एग्जाम में फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अगर एक सब्जेक्ट के आप 500 क्वेश्चंस अगर कर लेते हैं तो वो सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छा स्कोर जो है होने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2, सीएचएसएल, इन सब में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं जनरल साइंस के, वो अपन आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। वीडियो वैसे स्लाइड इंग्लिश में है, लेकिन मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आइए, पहला जो क्वेश्चन है वो है कि आयोडोफॉर्म इज यूज्ड एज एंड। सो आयोडोफॉर्म को आयोडोफॉर्म ही बोलते हैं हिंदी में। सो आयोडोफॉर्म किसके लिए यूज आता है? तो एंटी पायरेटिक, एंटी एलर्जिक, एंटीसेप्टिक और एंटी एस्थेटिक, ठीक है। तो इसका आंसर है एंटीसेप्टिक, ठीक है। सो एंटीसेप्टिक इसका आंसर है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में देखिए एसएससी सीजीएल 2011 का क्वेश्चन है, और ये एक दो बार और भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और आयोडोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है ये भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आप याद रख सकते हैं, CH3। CH3 आयोडोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला है, और ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। सो क्वेश्चंस ऐसे चेंज हो जाते हैं, कई बार ऐसे आयोडोफॉर्म का यूज पूछ लेते हैं, कई बार फॉर्मूला। बाकी क्वेश्चंस जो है एग्जाम में इसी प्रकार से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी, द विटामिन इज, ठीक है। ऐसी कौन सी विटामिन है जिसके लिए कोबाल्ट जो है वो रिक्वायर्ड होता है इसकी एक्टिविटी के लिए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से एग्जाम में कई बार आ चुका है, और ऐसे 2010 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो विटामिन B12 जो है उसका जो केमिकल फार्मूला है, जो है केमिकल नेम जो है, वो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आप ये याद रखें। सो इसको साइनोकोबालेमीन जो है कहते हैं अपन, साइनोकोबालेमीन। और ये देखिए कोबाल, तो इसका मतलब होता है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट की रिक्वायरमेंट के लिए होता है, तो विटामिन B12 जो है इसका नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12। नेक्स्ट है, एन एटॉमिक क्लॉक इज बेस्ड ऑन ट्रांजिशन इन। एटॉमिक क्लॉक, सो एटॉमिक क्लॉक होती है एटॉम बेस पर होती है, ये एटॉमिक बिहेवियर पर ये बेस्ड होती है, और ये मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक मानी जाती है, ठीक है। मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक मानी जाती है, और इसमें अपन जो यूज करते हैं जो एटम, वो होता है सीजियम। और सीजियम का भी अगर आपको और भी याद रखना है आगे, तो सीजियम 133 होता है। सीजियम 133 का जो वाइब्रेशन जो होता है, उससे अपन एक्यूरेट क्लॉक में टाइम को मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो 1 सेकंड का जो डेफिनेशन जो होता है, 1 सेकंड का जो डेफिनेशन होता है वो यही होता है कि सीजियम का जो एक लेवल रहता है एनर्जी लेवल, और एक होता है दूसरा एनर्जी लेवल। तो इस एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक जाने में लगभग एक नंबर है फिक्सिक 9.23 समथिंग 10⁻⁹, ये नंबर को चला गया, बाकी ये 10⁻⁹ है। तो इतने जो वाइब्रेशन जब होंगे एक मॉलिक्यूल में, एक एटम में जब इतने वाइब्रेशन जब होंगे, तब जाकर वो 1 सेकंड बनता है। तो 1 सेकंड में इतना जो है, तो एसआई यूनिट जो है, ठीक है, टाइम की जो एसआई यूनिट की जो डेफिनेशन है, उसमें 1 सेकंड का जो डेफिनेशन है वो सीजियम के अकॉर्डिंग ही दिया गया। तो एटॉमिक क्लॉक में यूज करते हैं सीजियम 133, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड पावर प्लांट्स ऑफ सेल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पावर प्लांट या फिर इसको पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका का शक्तिगृह, ठीक है। और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह बोला जाता है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया गया था, और ये किसने डिस्कवर किया था? तो उन साइंटिस्ट का नाम आपको याद होना चाहिए। सो इनका नाम है अल्बर्ट वॉन कॉलिकर। एक ही साइंटिस्ट हैं, अल्बर्ट वॉन कॉलिकर। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। सो विनेगर आपने नाम सुना होगा, ठीक है। विनेगर आप अगर चाउमीन खाते हैं तो उसमें जो विनेगर जो है वो डाला जाता है, ठीक है, एसिड के लिए, ठीक है।
और भी काफ़ी चीज़ें में यूज़ होता है ये, खाने में, सैलेड में, सफाई के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। सो विनेगर एक जनरल नेम है, और विनेगर का जो केमिकल फार्मूला, जो केमिकल नेम यहाँ पर पूछा गया है, तो विनेगर का केमिकल नेम होता है एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3COOH। ये फार्मूला काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3C, सॉरी ये तो इसका है, सिट्रिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H8O7। ये भी खाने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ हैवी वाटर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसएससी में आया हुआ है ये, और बाकी यूपीएससी वगैरह में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सो ये है कि हैवी वाटर जो है, हैवी वाटर को बोलते हैं भारी जल, ठीक है। सो भारी जल की जो निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि इससे नॉट पूछा है, ठीक है। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज लोअर देन ऑर्डिनरी वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है, डेंसिटी ऑफ हैवी वाटर इज हायर देन ऑर्डिनरी वाटर। तो ये तो देखिए समझ में आ ही रहा है, भारी जल में हैवी वाटर की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा ही होती है, तो ये तो सही है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज हायर देन द ऑर्डिनरी वाटर, ये भी सही है, ठीक है। इट प्रोड्यूस कोरोजन, कोरोजन होता है जंग, ठीक है। सो अगर किसी भी प्रकार का जल हो, अगर जल अगर है, पानी है, भारी है या फिर हल्का है, तो उन दोनों में ही कोरोजन जो है वो अगर होती है, ठीक है। सो ये भी सही है। तो इसमें से गलत कौन सा, ये पूछ रहा है नॉट, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ये, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज लोअर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। तो हैवी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। सो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, सो ये इसका आंसर है। और भारी जल का यूज जो है वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सो हैवी वाटर को यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में इसके को यूज किया जाता है, ये आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एनर्जी रिलीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है, और इसका आंसर है रेस्पिरेशन, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं श्वसन, ठीक है। जब हम श्वसन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना आप। नेक्स्ट है, नॉइस इज मेजर्ड इन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी एग्जाम में कई बार आता है। इसका आंसर है डेसीबल, और डेसीबल को लिखते हैं डीबी में। और 80 डेसीबल से ज़्यादा की जो साउंड होती है वो नॉइस पॉल्यूशन के लिए मानी जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, द बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज। बैट होता है चमगादड़, चमगादड़ को अपन बोलते हैं हिंदी में। तो चमगादड़ रात में उड़ पाते हैं, अंधेरे में उड़ पाते हैं क्योंकि, सो देखिए, दे कैन सी द ऑब्जेक्ट इन डार्कनेस, वो अंधेरे में देख सकते हैं, नहीं ये भी नहीं, सही नहीं है। दे हैव बीक लेग एंड आर लाइकली टू बी अट्रैक्टेड बाय द प्रीडेटर्स, ये भी गलत है। लेग उनके वीक होते हैं लेकिन ये उसका रीज़न नहीं है, ठीक है। सो दे जनरेट फ्लैशेज ऑफ लाइट, ये भी नहीं होता है, क्योंकि अगर फ्लैश लाइट होते तो वो हमको भी दिखाई देते, ठीक है। सो दे जनरेट अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, दैट इज आंसर, ठीक है। और हिंदी में अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी आगे अगर बैरियर होता है, तो ये जैसे कि यहाँ पर ये बैट है, ठीक है, और आगे कोई बैरियर है, तो ये अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ता है, तो ये उससे टकरा कर इनके पास आ जाती है, तो इनको पता चल जाता है कि आगे बैरियर है, तो ये अपना रूट जो है वो चेंज कर लेती है। नेक्स्ट है, व्हाट चेंजेस विल हैपन टू ए बाउल ऑफ आइस एंड वाटर केप्ट एंड एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, ठीक है। या तो आप समझ लीजिए इसको, अगर नहीं भी आए समझ तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। सो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने पास वाटर है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपन के पास आइस है, ठीक है। तो दोनों का अगर टेम्परेचर सेम है और दोनों को अगर अपन साथ में रखते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर होगा नो चेंज विल हैपन, दोनों में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर अगर सेम है तो दोनों में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब कैसे नहीं होगा चेंज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि या तो इसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज आए, ठीक है। सो अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को और आइस को अगर बाहर रख देंगे एनवायरनमेंट में, तो दोनों का टेम्परेचर डाउन होगा, ये आपको पता है। तो आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी वाटर में, और वाटर का फिर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर सेम है तो दोनों में कोई भी
चेंज नहीं आएगा। ठीक है। सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जब पानी जो होता है, वाटर जो होता है, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ बनने में टाइम लगता है। ठीक है। टेम्परेचर इनका सेम होता है। जब भी किसी भी पदार्थ में, किसी भी सब्सटेंस में एनर्जी जब दी जाती है, एनर्जी दी जाती है या एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, दोनों ही केसेस में, तो उसमें दो प्रकार के चेंजेस जो हैं वो आ सकते हैं। एक तो है उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है। ठीक है। और एक जो है उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो सकता है। ठीक है। सो इस केस में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है। सो ये जो स्पेशल जो हीट जो होती है, ठीक है, किसी भी पदार्थ में जब अपन एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, तब उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, बल्कि उसका स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है। इसको अपन कहते हैं लेटेंट हीट, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, ये जो काम में आई है, ये एनर्जी काम आई है अपने इसकी अवस्था परिवर्तन में। ठीक है। सो अपन इसमें कोई भी एनर्जी नहीं दे रहे हैं, ये बात है, और दोनों का टेम्परेचर जो है अपन सेम रख रहे हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड। नक्शे जो होते हैं, नक्शे, ठीक है, मैप बनाने की जो कला जो होती है, इसको अपन कहते हैं कार्टोग्राफी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और इंग्लिश में भी ये वन वर्ड काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। सो इसको अपन बोलते हैं कार्टोग्राफी। सिल्वर हेलाइड, सिल्वर हेलाइड आर यूज्ड फॉर फोटोग्राफिक प्लेट्स बिकॉज दे आर। सिल्वर हेलाइड्स को फोटोग्राफिक प्लेट्स में यूज करते हैं, और क्यों करते हैं उसका रीज़न है वो ये है कि रिड्यूस्ड बाई लाइट्स, ये लाइट से रिड्यूस हो जाते हैं, और इसीलिए इन्हें फोटोग्राफिक प्लेट्स में यूज किया जाता है। क्यूरी पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्यूरी पॉइंट। और क्यूरी पॉइंट होता क्या है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि एक कोई भी अपने पास मेटल है, मेरे पास एक मेटल है, और इसको मैं अगर टेम्परेचर दे रहा हूँ, ठीक है, सो एक टाइम पर इस मेटल की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो लॉस हो जाएंगी। ठीक है। हर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो लॉस हो जाएंगी, और ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर किसी भी मेटल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो लॉस हो जाती हैं, इस पॉइंट को अपन कहते हैं क्यूरी पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट है द आइसोटॉप यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है। सो ये आपने साइंस में, बेसिक साइंस है, इसमें पढ़ा होगा आपने, न्यूक्लियर फिजन का जो कॉन्सेप्ट है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन और संलयन, दोनों अभिक्रियाएं आपने पढ़ी होंगी। तो ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो है उसका एग्जाम्पल है। तो यूरेनियम 235 92U235 जो है, यूरेनियम का एक आइसोटॉप है, इसको यूज करते हैं अपन प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये आपको याद रखना है। ठीक है। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि आइसोटॉप्स होते क्या हैं। सो मैं बता देता हूँ आपको, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आइसोटॉप क्या होते हैं, आइसोटॉप वो होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक जो होता है, एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है, लेकिन उनका एटॉमिक वेट जो है वो अलग अलग होता है। देखिए इसमें आप देख सकते हैं, इसका यूरेनियम है सेम, और ये यूरेनियम है, इसका एक का 235 है और 100 का 238 है। ठीक है। सो अगर एटॉमिक वेट अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, तो वो उसको अपन कहते हैं आइसोटॉप। ठीक है। और इसका जो जस्ट अपोजिट होता है वो होता है आइसोवार। और आइसोवार क्या होता है, जिनके वेट जो है, जैसे कि ए, बी और सी, ये है एटॉमिक वेट, सॉरी एटॉमिक नंबर, और ये एटॉमिक वेट। सो उनका एटॉमिक वेट जो है वो सेम होता है, और एटॉमिक नंबर जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है। द एसिलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एट द इक्वेटर। ठीक है। ये पूछ रहा है कि जैसे ये धरती है, तो धरती के जो बीच वाली जो ये लाइन होती है, इसको अपन कहते हैं इक्वेटर, हाँ, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा भी इसको कहते हैं हिंदी में। सो ये कहता है कि इक्वेटर पर ग्रेविटी के कारण जो एसिलरेशन होता है, एसिलरेशन को कहते हैं त्वरण। तो त्वरण जो है वो क्या होता है, तो इसका आंसर है इज लेस देन दैट ऑफ द पोल्स। ठीक है। इक्वेटर पे ग्रेविटी जो है वो पोल के तुलना में कम होती है, और इसीलिए जो इस पे एसिलरेशन जो है वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है। क्योंकि एसिलरेशन डिपेंड करता है ग्रेविटी पर। ठीक है। ए को इसीलिए अपन जी लिखते हैं। ठीक है। सो लेस देन होगा ये इसके पोल के। ठीक है। इवन जो इक्वेटर होता है, इस पर ग्रेविटी जो है वो मिनिमम होती है, और पोल पर जो है वो मैक्सिमम होती है। ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है द मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल इज, पेंसिल जो अपन यूज करते हैं लेड पेंसिल जो होती है उसमें जो मटेरियल यूज होता है वो होता है ग्रेफाइट। ठीक है, ये आपको याद करना है। इसमें कन्फ्यूजन का ये है कि इसमें लेड आया है तो यहाँ पर आपको लेड नहीं करना है, यहाँ पर आपको करना है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट के बारे में एक और जो बात है वो ये ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इफ ऑल बुलेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ ऑल बुलेट्स कुड नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द गन शॉट ऑफ इंजरी ऑफ ए मैन इट मे कॉज ऑफ पॉइजनिंग वाई। ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर गोली लगी है, बुलेट जो है वो लगी है, बंदूक से किसी ने गोली फायर की और उसकी सारी गोलियां अगर नहीं निकाली गई तो एक पॉइजनिंग हो जाती है जिसकी वजह से वो मर जाता है। ठीक है, हम जब किसी को गोली मारते हैं तो वो मरता क्यों है, उसका जो रीज़न है, तो किसकी पॉइजनिंग की वजह से मरता है, तो इसका आंसर है आर्सेनिक। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आर्सेनिक पॉइजनिंग से जो है ये, ठीक है, डेथ हो जाती है। ठीक है, अगर सारी गोलियां टाइम पे नहीं निकाली जाती हैं तो। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इसका आंसर है फीमर। और फीमर में, फीमर जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं, थाई की जो हड्डी होती है, अपनी जांग की जो हड्डी होती है, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, सो टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम व्हेन टेकन टू द मून वुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। काफ़ी थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा टफ भी है ये क्वेश्चन। सो टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का, तो टाइम पीरियड पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम होता है, देखिए ये इस प्रकार से, ये जैसे आपने घड़ी देखी हो, जो घड़ी हर एक घंटे में साउंड प्रोड्यूस करती है, तो वो उसमें जो एक पेंडुलम आता है ऐसे, तो वो इधर उधर जैसे जाता है यूँ, उसमें एक रिंग आती है तो वो इधर इधर ऐसे जाती है। ठीक है, सो ये होता है पेंडुलम। सो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है हिंदी में उसको कहते हैं अपन आवर्तकाल। सो टाइम पीरियड जो होता है, आवर्तकाल जो होता है पेंडुलम का, वो होता है टी बराबर 2 पाई रूट ऑफ L/G। तो ये डिपेंड करता है जी पर। तो ये क्या कह रहा है, देखिए कि अगर पेंडुलम को चंद्रमा पर अगर अपन ले जाएंगे तो उसका टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो चंद्रमा पर, जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में एक चीज पता होना चाहिए, चंद्रमा पर जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी की G/6 होती है, मतलब कम होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ मैं जी की वैल्यू को अगर मैं कम करूंगा तो टी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी कि नहीं होगी। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है कि मून पर जो है ग्रेविटी है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, मून पर जो ग्रेविटी है वो G/6 होती है अर्थ की, और अगर यहाँ पर जी को मैं अगर कम करूँगा तो टी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है द एडिशन ऑफ जिप्सम, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक है। एडिशन ऑफ जिप्सम टू पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है, अपन जो सीमेंट यूज करते हैं यही पोर्टलैंड सीमेंट होता है, और इसमें जो जिप्सम को यूज करते हैं, जिप्सम को जो ऐड करते हैं वो क्यों करते हैं, तो इसका आंसर है प्रिवेंटिंग रैपिड सेटिंग ऑफ सीमेंट। अगर सीमेंट में अगर अपन जिप्सम नहीं मिलाएंगे तो सीमेंट जो है वो बहुत जल्दी जम जाएगा। तो जैसे कि अपन सैलरी बनाते हैं, उसका स्लैरी जिसको बोलते हैं, सैलरी नहीं स्लैरी, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी क्या है वो जम जाएगा और वो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें क्या अपन जिप्सम मिलाते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है। और इस सीमेंट से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में और आया हुआ है कि पोर्टलैंड सीमेंट को किसने बनाया था, तो इसका नाम आपको याद रखना है, ये है जोसेफ एस्पडीन। जोसेफ एस्पडीन ने 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट को बनाया था। ठीक है, पेटेंट 1824 का है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपन ने आज डिस्कस करे। 20 क्वेश्चन तो ये थे, और 20 क्वेश्चंस के साथ हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट एक तो अपन ने डिस्कस किया ही है, तो ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस जो है अपन हो गए। और इसी प्रकार से इस सीरीज़ में अपन और भी क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सारे सब्जेक्ट्स की सीरीज़ में अपन क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस जो है आए हुए हैं। काफ़ी अच्छा एक हेल्पफुल तरीका होता है क्वेश्चंस को याद करने का। ये यूट्यूब का अपना हेलेक्स एजुकेशन नाम से चैनल है, और ये इंस्टाग्राम अकाउंट